हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग कंपटीशन को लेकर और एक टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के बीच में, जिसका नाम है ब्लड। और आज जानेंगे खून के बारे में, है ना। तो खून क्या है, खून का निर्माण कैसे होता है, खून कितने प्रकार के होते हैं, खून को क्या क्या काम है, इन सब का डिटेल जानकारी आप इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चन बहुत सारा आती है कंपटीशन में, और यहाँ तक कि एकेडमिक में भी इसका जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है। तो आते हैं सीधे वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्लड मतलब खून, है ना। खून क्या है, तो खून को हम लोग एक बायोलॉजिकल टर्म्स हम लोग इसको क्या कहते हैं, या तो हेमेटोलॉजी, ठीक है, हेमेटोलॉजी बोलिए, या तो फिर इसको हम लोग सेरोलॉजी, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। ये अब अक्सर पूछता है कि ब्लड का जो साइंटिफिक नेम या तो फिर बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो इसको हम लोग हेमेटोलॉजी या तो फिर सेरोलॉजी कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक एक टॉपिक आपको कवर कर गया है, एक एक करके हम लोग लिख दिए हैं सबको आपको, ताकि जल्दी से जल्दी आपको समझ में आ जाए। पहली बात है कि जो आपका ब्लड जो है वो एक क्या है, प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। प्राकृतिक कोलाइड मतलब कहीं ना कहीं नेचुरल कोलाइड के रूप में होता है, जो गाढ़ा होता है। कोलाइड उसे कहते हैं जो कि कहीं वो हमेशा कभी वो बैठेगा नहीं। दैट मीन्स कहने का मतलब, जब हम लोग स्याही घोलते हैं तो स्याही जो पूरी तरह से घुल जाता है, लेकिन कभी उसको शांत छोड़ देते हैं तो पानी और स्याही अलग नहीं होता है। उसी प्रकार ये एक प्रकार का क्या है, गाढ़ा कोलाइड है। कौन कोलाइड? प्राकृतिक कोलाइड है, जो कि हमारा ब्लड है, जो कि हमारे हमेशा परमानेंटली क्या करता है, हमारे बॉडी में वो मूव करते रहता है। ये हेमोग्लोबिन के रूप में वो मिलके वो हमारे शरीर के अलग अलग भाग में वो घूमते रहता है, फैलते रहता है। ये तो इसलिए क्या है, प्राकृतिक कोलाइड। इसको हम लोग स्थिर छोड़ दें तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लाज्मा अलग हो जाए और हमारा ब्लड का जो इसमें मौजूद जितने भी सेल है वो क्या अलग हो जाए। तो पहली बात याद रखिए, ये क्या है, प्राकृतिक कोलाइड, ठीक है। अगला ये कि देखिए, कोलाइड के साथ साथ ये क्या है, हमारा उत्तक है। कैसा है? संयोजी उत्तक, मतलब कहीं ना कहीं वो कनेक्टिंग जोड़ने का काम करेगा, संयोजी उत्तक है। उत्तक इसलिए है क्योंकि हमारा जो आगे जाके पता चलेगा कि हम लोग WBC RBC जो होता है वो प्लेटलेट्स होता है, कहीं ना कहीं सेल है। और सेल पता है कि सेल के ग्रुप जब हम लोग बन जाता है, बहुत सारे कोशिका आपस में मिल जाता है, तो क्या बन जाता है, उत्तक। तो क्या है, एक प्रकार का जो खून है एक प्रकार का क्या है, उत्तक है। क्यों उत्तक है? क्योंकि इसमें आपको WBC RBC जैसे आपको सेल देखने को मिलेगा, प्लेटलेट जैसे सेल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ग्रुप बना देता है सेल का, कोशिका का, इसलिए क्या है, एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। अगला है, इसमें बोला गया कि इसका जो pH वैल्यू होता है वह कितना हो गया आपका, 7.4, मतलब 7.4 होता है। मतलब कहने का मतलब ये क्षारीय अवस्था में हो गया। क्षारीय और अम्लीय आपको पता होगा कि अगर एक pH स्केल होता है 7 से अगर वह कम है तो वह अम्लीय है, 7 से ज्यादा तो क्या है, क्षारीय। अगर 7 रहेगा तो क्या है, वह उदासीन जिसे कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका 7.4 है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, आपका क्षारीय हो गया, आपका बेसिक कैरेक्टर का हो गया। अगर हम लोग स्वस्थ मनुष्य में देखा जाए, मानव में, तो हम लोग का शरीर में आपका 5.5 लीटर जो आपका क्या देखने को मिलेगा, खून। मतलब अगर हमारा मेजरमेंट किया जाए तो आपका 5.5 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई बीमारी वगैरह तो उसमें तो फिर ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का ब्लड बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है, वो अलग है। लेकिन अगर कोई हेल्दी पर्सन है, कोई स्वस्थ मनुष्य, तो 5.5 लीटर आपको खून रहना एकदम नेसेसरी है, जरूरी है। अगर ये बात करेगा, अगर हमारा कुल भार का, अगर हमारे बॉडी का वेट का अकॉर्डिंग देखा जाए कि हमारे वेट के अनुसार ब्लड कितना हमारे बॉडी में, तो कितना रहेगा, 7%। मतलब 100% में 7%, 7% आपका सिर्फ ब्लड ही है। क्लियर है? अगर पुरुष का बात करते हैं तो जैसे हम लोग को मेल वगैरह बात करेंगे तो मेल में आपको देखने को मिलेगा 5.5 लीटर, है ना। जैसे कि कोई मनुष्य है, स्वस्थ मनुष्य है, तो उसके शरीर में आपको 5.5 लीटर होगा। जबकि महिला में जो होता है वह आधा लीटर क्या होता है, कम होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब 5 लीटर होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में आपको देखा जाए तो कहीं क्या आधा लीटर का क्या है, डिफरेंट है। महिलाओं में जो थोड़ा सा खून कमी होती है, और जो पुरुषों में जो होता है वह थोड़ा ज़्यादा होता है। कितना का डिफरेंट है, आधा लीटर, हाफ लीटर का डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन ऐसे पता है कि महिलाओं में जो खून की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है, और जबकि पुरुषों में कम। लेकिन जिसका शरीर में जितना ज़्यादा खून होगा उतना ज़्यादा उसकी जो कैपेसिटियाँ होगी, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, वह ज़्यादा होगा। तो उसका आगे रीजन हम लोग बाद में जानेंगे। आगे आते हैं हम लोग, अब जानेंगे कि जो खून है, ब्लड है, उसका निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका निर्माण जैसे सबसे पहले आपको बात करते हैं, ये अगर बात कर रहे हैं भ्रूण, मतलब कहते हैं कहीं का एम्ब्रॉय है। अगर कोई बच्चा पेट के अंदर है, जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लिया तब तक उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। चाहे वो 1 महीना का, चाहे वो 8 महीना, 9 महीना, जो भी हो, तब तक वो भ्रूण ही कहलाता है। और भ्रूण में जो है खून का निर्माण जो होता है आपका होता है कहाँ पर, लीवर में होता है। जबकि वही अगर बच्चा जो बड़ा हो गया, कहीं ना कहीं वयस्क हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, हम लोग जैसा अगर वह एडल्ट हो गया, यंग हो गया, तो कहीं ना कहीं उसका जो निर्माण होता है खून का, वो कहाँ होता है, बोन मेरो, है ना। बोन मेरो के अंदर होता है। पता है कि हमारे बोन हड्डी के बीच में एक जो है जालीनुमा पदार्थ पाया जाता है,
और वहीं से हमारा खून का निर्माण होता है। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि खून का निर्माण कहाँ होता है, तो अक्सर बच्चे मार देते हैं कि नहीं खून का निर्माण हमारे हार्ट में, दिल में होता है, लेकिन गलत कॉन्सेप्ट है, आपको हार्ट में नहीं होता है। ठीक है, हार्ट में सिर्फ क्या करता है, खून का पंपिंग करवाया जाता है, प्रेशर डाल के पूरा शरीर में क्या किया जाता है, फैलाया जाता है, लेकिन बनेगा निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, आपका अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं, बोन मैरो में होता है, वयस्क में। जबकि बच्चा में पूछेगा कि जो पेट के अंदर, जब मम्मी के पेट के अंदर रहता है, भ्रूण जिसे कहते हैं, उसका खून का निर्माण कहाँ होता है, आपका लीवर में होता है। ठीक है, यकृत में। अब यहाँ देखो स्टोर, अब बात करते हैं कि स्टोर कहाँ होता है, जो खून बनता है वो स्टोर कहाँ होता है, तो कहीं के स्प्लीन में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पिलिहा, तिल्ली भी कहते हैं इसको हिंदी से। तो स्टोर करने का काम किसे कहते हैं, पिलहा। इसलिए हम लोग कब, या तो फिर वो मरेगा कहाँ पे, तो वो मरने का भी काम करता है कब्र जिसे कहते हैं, वो भी कहाँ, स्प्लीन में। ठीक है, अब आगे पता चलेगा कि आखिरकार हम लोग को जो है ब्लड जो है आखिरकार वहीं क्यों नहीं मरता है, मारने के लिए लाइसोसोम चाहिए, लाइसोसोम क्यों नहीं होता है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो पूछेगा स्टोर कहाँ होता है खून का, तो प्लीहा में, स्प्लीन में। कब्र किसे कहते हैं, स्प्लीन। अब कब स्प्लीन को दो और क्या जमा होने के कारण इसको हम लोग, जो स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लड बैंक पूछेगा हमारे बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो स्प्लीन को कहते हैं, पिलहा को कहते हैं। और यहाँ पर एक ग्रेव यार्ड, मतलब जहाँ कब्र जैसे खुद के, जैसे जहाँ उसको नष्ट होता है, खत्म होता है, जहाँ मारने का खून के जो सेल जो होते हैं वो मरते हैं, वहाँ भी उसी को हम लोग कहते हैं जो ग्रेव यार्ड या तो फिर कब्र। यहाँ बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल का जो मेजरमेंट किया जाता है तो हमारे बॉडी ब्लड का कोलेस्ट्रॉल जो होता है 200 ग्राम जो होता है आपको पर डेसीलीटर के अकॉर्डिंग। जो जब भी खून का बात करेंगे आपको लास्ट में डीएल दिखेगा, डेसीलीटर में ही इसको मेजरमेंट करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो कितना होगा हमारे खून में, तो 200 ग्राम पर डेसीलीटर। अब हम लोग आगे आते हैं, अब देखते हैं हम लोग हेमोग्लोबिन के बारे में, है ना। हेमोग्लोबिन जिसे हम लोग शॉर्ट में एचपी कहते हैं ना, हेमोग्लोबिन बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। हमारे हेमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट रहता है, हमारे खून में प्रेजेंट रहता है। और कहीं हेमोग्लोबिन में कहीं न कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, आयरन की मात्रा, मतलब खून में जब लोहा जो होता है, लोहा ऐसा मत मतलब कि लोहा जो हम लोग इन्वायरमेंट में देखते हैं वो लोहा नहीं, लोहा मतलब उसका जो पार्टिकल है, आयरन के जो पार्टिकल है वो आपको देखने को मिलेगा हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन के कारण ही जो होता है आपका खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ जो है हेमोग्लोबिन में और क्या क्या होता है, तो हेमोग्लोबिन के द्वारा ही आपका जो ऑक्सीजन है उसको क्या करता है, हमारे बॉडी में पूरा का पूरा फैलाने का काम करता है। ये सब आपको हेमोग्लोबिन का फायदा है। अब बात करते हैं हम लोग मेल में, बात करते हैं हेमोग्लोबिन तो कितना होता है, 40 ग्राम पर डीएल, मतलब डेसीलीटर इसमें हो जाएगा 14 ग्राम। जबकि वहीं पर फीमेल का बात करते हैं तो इसमें हेमोग्लोबिन कितने होते हैं, 13 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 13 ग्राम हो जाएगा फीमेल में। और अगर मेल है तो उसमें जो आपको मिलेगा हेमोग्लोबिन कितना होगा, 14, मतलब 14 मिलीमीटर। इसके बाद यहाँ पर देखो इसका अगला हो गया, इसमें देखो सबसे पहले हेमोग्लोबिन में याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन का रंग जो हमारा खून का लाल होता है, और कहीं न कहीं उसमें क्या पाया जाता है, आयरन मौजूद होता है, मतलब लोहा। अब यहाँ पर देखो कि अगला जो हम लोग है कि रक्त परिसंचरण की खोज, मतलब रक्त का जो परिसंचरण होता है उसका खोज किसने किया था, तो ये अक्सर आपको एग्जाम में पूछता है, जिसका नाम क्या है, विलियम हार्वे। क्या नाम है इसका, याद रखिएगा, विलियम हार्वे। ये जो आपका विलियम हार्वे है, इसी ने रक्त कैसे कैसे परिसंचरण होता है, कैसे कह रहे हैं हमारे शरीर में एक दूसरे जगह से जाता है, कैसे मूवमेंट करता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको किसने दिया था, विलियम हार्वे ने। अब ब्लड के कुछ कुछ इसका फंक्शन देख लेते हैं, काम देख लेते हैं, क्या क्या काम होगा। पहला बात करता है कि अगर हमारे बॉडी में ब्लड है तो कहीं न कहीं ताप को नियंत्रण, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है, ताप को नियंत्रण करने का काम करता है। नियंत्रण करने का मतलब अगर मान लो कि हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडा में तो ब्लड क्या करता है, उसको बर्दाश्त कर लेता है, गर्मी है तो उसको भी बर्दाश्त कर लेता है। कहीं न कहीं जो टेम्परेचर को नियंत्रण करने का काम जो है वो कौन करता है, ब्लड। पहला हो गया फंक्शन। दूसरा क्या हो गया, पोषक पदार्थों का परिवहन, जो हम लोग खाना खाते हैं। फाइनली जैसे हम लोग खाना खा ली, खाना खाने के बाद ऐसा नहीं कि वो खाना जो है ना, भोजन जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक चला गया, नहीं, डाइजेशन होने के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में वो पूरी तरह से बच जाती है वहाँ पर, तो उसमें धीरे धीरे ऑब्जॉर्ब होके वह अवशोषित होकर कहाँ हो चले जाते हैं, हमारे खून में। और वो खून क्या करता है, खून के द्वारा हम जो भी खाना खाएं, पोषक तत्व आए, वो हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पहुँचाने का काम करती है। तो वो आखिरकार जो ले जाता है, जो पोषक तत्व खाए मिला है हमारे खाने के द्वारा, वो आखिरकार गया किसके माध्यम से, वो किसके माध्यम से गया, आपका ब्लड के माध्यम से। ब्लड के द्वारा ही पूरा शरीर में फैलता है, इसलिए ये पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है कौन, ब्लड। अगला जो है गैसों का आदान प्रदान, अभी बताएं, जैसे कि मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, तो अगर हमारे लंग्स के द्वारा जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसको
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पूरा शरीर में फैलाने का काम कौन करता है, ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिला है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध खून, प्योर ब्लड कहते हैं। तो शुद्ध खून को भी ले जाने का काम कौन करता है, आपका ब्लड करता है, खून करता है ना। और वो कहाँ ले जाता है, आपका हार्ट में, हार्ट पंपिंग करेगा, पंपिंग करके उसको पूरा का पूरा बॉडी में फैलाने का काम करेगा। और फिर वहाँ से जो हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है उसको भी आपका हार्ट तक लाने का काम कौन करता है, आपका यही ब्लड करता है। ब्लड फिर वहाँ से लंग्स, हार्ट से आने के बाद फिर कहाँ जाता है, लंग्स के पास, किस लिए, ऑक्सीजन के पास। तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन का लेन देन हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेन देन हो रहा है, परिवहन करने का काम कर रहा है, वो भी कौन होता है, कौन करता है, खून करता है, कहीं ना कहीं ब्लड करता है। अगला जो हमारा जो है ये आपका उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ जो हमारे लिए, शरीर के लिए अवांछनीय, जो जरूरत नहीं, उसका भी परिवहन कहीं न कहीं किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा है। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। ब्लड के काम क्या है, पहला ताप का नियंत्रण करना, दूसरा क्या बोल रहा है, पोषक पदार्थों का परिवहन करना, तीसरा क्या बोल रहा है, गैसों का परिवहन करना, और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। ये काम है किसका, खून का, ब्लड का काम है। आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग बताएंगे जो रक्त है उसके बारे में। देखो कि रक्त को हम लोग क्या क्या कंपोनेंट इसमें मौजूद होता है। तो मेनली जो है ना, यहाँ पर देखा जाए तो रक्त में 2 कंपोनेंट, 2 सब्सटेंस इसमें मौजूद होता है। एक जो होता है आपका क्या हो गया, आपका प्लाज्मा, और दूसरा क्या होगा, कॉर्पस, जिसे कहते हैं हम लोग रुधिराणु कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये लगभग 55 से 60% देखने को मिलेगा। प्लाज्मा जो हमारे बॉडी में जो आपका जो वाटर लाइक सब्सटेंस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा आप प्लाज्मा ही दिखेगा। जैसे खून के देखोगे, खून में पानी जैसा जो होता है, जो लिक्विड जैसा रहेगा, वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है ना। उसी के कारण वो क्या होता है, उसका सिंप्लीफिकेशन होता है, मतलब पतले रहते हैं। और उसी में आपको कहीं न कहीं रुधिराणु जिसे कहते हैं, कॉर्पस जो रहता है वो भी रहता है। तो पूछेगा कि जो रुधिराणु है वो कितना %, 40%, जबकि आपका प्लाज्मा जो है वो कितना % होता है, आपका 60%, या तो कहीं कहीं 55% से 60% के बीच में देखो। अब प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है, और क्या होता है, थ्रोम्बिन। इसमें आगे जाके देखोगे सीरमोग्राफी, फाइब्रिनोजन के अंदर सीरमोग्राफी पढ़ना पड़ता है, जो कि आगे का टॉपिक है, ज़्यादा अंदर घुस जाएंगे, कंपटीशन उतना टफ नहीं पूछता है। तो आपको फाइब्रिनोजन हो गया और प्रोथ्रोम्बिन, ये पूछेगा दोनों किसके अंदर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्लाज्मा के आते हैं। ठीक है, अब हम लोग मेनली बात करते हैं किसको, रुधिराणु को, जो कि आपको कॉर्पस के आता है। तो कॉर्पस में देखेंगे, इसको हम लोग 3 भाग में कैटेगरी में बांटा गया। पहला आपका क्या हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जिसे कहते हैं रेड ब्लड सेल, है ना, इसको डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और क्या हो गया, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी जो होता है उसका अगर हम बायोलॉजिकल टर्म से बोला जाए तो इसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट, है ना, एरिथ्रोसाइट। जबकि डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये अक्सर पूछा जाता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई कर लीजिए कि ये पूछता है कि आपका आरबीसी को बायोलॉजिकल नाम पूछिए, बोलिए, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का। तो आरबीसी का क्या हो गया, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट। अब बात करते हैं कि आरबीसी हमारे जो ब्लड में कितना होता है। तो लगभग आपको देखोगे कि 50 लाख मतलब 5 मिलियन के आसपास आपको देखने को मिलेगा क्या, रेड ब्लड सेल। हमारे खून में रेड ब्लड सेल की संख्या 50 लाख से भी ज़्यादा होता है। और ये जो इसका फॉर्मेशन जो होता है, ये कितने दिन के लिए रहता है, 120 दिन के लिए आपका रहेगा। 120 दिन मतलब 2 महीना के आसपास, 4 महीना लगभग आपका ये हो, इसका जीवन काल रहेगा, किसका, आरबीसी की। ठीक है, अब अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी बात करते हैं तो हमारे बॉडी में जो होता है वो कितना होता है, 10,000 के आसपास होता है। ठीक है, तो 10,000, इसका जीवन काल पूछेगा कितना दिन के लिए, लाइफ स्पैन, तो इसका 4 दिन तक जिंदा रहता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जबकि थ्रोम्बोसाइट जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स, वो हमारे बॉडी में कितना होता है, 2 लाख जो होते हैं लगभग होते हैं, और इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको क्या, 50 लाख, मतलब कहीं ना कहीं आपका सबसे ज़्यादा हमारे जो मौजूद रहते हैं वो क्या रहता है, आरबीसी, डब्ल्यू जो है रेड ब्लड सेल आपको देखने को मिलेगा। आगे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो कि एक एक करके हम लोग समझेंगे कि तीनों का डिटेल्स जानकारी ले लेंगे, किसका किसका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल को हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। एरिथ्रोसाइट का जो आकार देखोगे तो आरबीसी का वो क्या होगा, आपको गोल, है ना, आपको इस टाइप का गोल जैसा आपका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, किसका, आपका आरबीसी का, है ना। अब आरबीसी गोल है। अब इसका ऊंचाई, जैसे जैसे मान लो कि हम कहीं आरबीसी का हम लेवल को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो इसका आकार जो है आरबीसी का जो साइज है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा।
ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, मान लो कि हम लोग कहीं ऊपर की ओर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, माउंटेन वगैरह चढ़ रहे हैं, अगर ऊंचाई जा रहे हैं तो समझिए कि आरबीसी का आकार भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, वह बढ़ने लगता है। अब पूछेगा कि क्या आरबीसी पहले सेल है, अब सेल है तो मैंने कोशिका है, कोशिका है तो कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारा आपका हर चीज़ का जो ऑर्गेनेली होता है, सेल के जितने भी अंग होते हैं वो सब मौजूद रहेगा। तो यहाँ पर इसमें एक पूछता है कि क्या जो है आरबीसी में लाइसोसोम मौजूद रहते हैं, लाइसोसोम वहाँ पर मौजूद नहीं रहते। अब वहाँ पर क्लियर हो गया कि अगर मेरे पास आरबीसी में ऑलरेडी लाइसोसोम रहता तो कहीं न कहीं वहीं पर उसका क्या हो जाता, डाइजेस्ट होता है, क्योंकि आरबीसी का काम ही है क्या करना, ऐसी चीज़ को मारना जो उस सेल के लिए जरूरत नहीं है यार, वो भक्षण का काम करता है, कहीं न कहीं डाइजेशन का काम करता है लाइसोसोम। लेकिन यहाँ पर आरबीसी में तो लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता। जब पाया ही नहीं जाता है तो वो क्या होता है, वहाँ मरने की संभावना नहीं, इसलिए वो जाके कहाँ मरता है, स्प्लीन में जाके मरता है। इसलिए स्प्लीन को जो होता है वो तिल्ली जिसे पिल्हा कहते हैं, वहीं जाके वो उसको कब्र भी कहते हैं, किसका, ब्लड का। केंद्रक मिलेगा नहीं, इसको केंद्रक भी इसमें नहीं मिलता, ना तो लाइसोसोम मिलेगा और ना ही केंद्रक मिलेगा। अब लाइसोसोम नहीं मिलेगा, केंद्रक नहीं मिलेगा, केंद्रक नहीं तो बोलेगा कि क्या हमारे खून के द्वारा डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। डीएनए टेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको केंद्रक होना चाहिए, केंद्रक में ही जो है गुणसूत्र पाया जाता है, वहीं पर आपको जीन पाया जाता है। तो डीएनए वगैरह सब कहाँ पाया जाता है, आपको केंद्रक में पाया जाता है। तो डीएनए अगर हम लोग चेक करवाना है तो किसी के खून से डीएनए चेक नहीं हो सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे जो आरबीसी में है वो आरबीसी में आपको केंद्रक मौजूद नहीं है आरबीसी के द्वारा। अब देखो रुधिराणु का जो है कितना परसेंट, तो पूरा का पूरा बोला जाए कि अगर हम लोग रुधिराणु के अंदर तीनों आता है, कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसका 95% जो है भाग कौन आपका आरबीसी है ना। 95% मतलब 5% आपका क्या उधर से आपका प्लेट जो है डब्ल्यूबीसी और आपका क्या हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स, लेकिन यहाँ 95% आपको कौन है, आरबीसी है। अब देखो यहाँ पर ब्लड जो होता है वो आरबीसी और देखो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका बात करते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या मिलेगा आपको, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के अंदर और जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आयरन, है ना। तो किसी भी चीज के लिए जैसे आयरन जितना ज्यादा मौजूद, आयरन जितना ज्यादा रहेगा उसका शरीर उतना ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। तो यहाँ पर आयरन की कमी से एक जो होता है, या तो फिर या ब्लड की कमी से, आरबीसी की कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम क्या है आपका, एनीमिया बीमारी। एनीमिया बीमारी पूछता है कि एनीमिया बीमारी किसके कारण होता है, तो एनीमिया बीमारी होने का आपका बहुत सारा रीजन हो सकता है। पहला ऑप्शन में आपको दिखेगा क्या, आयरन की कमी से होता है, हाँ होता है। अगर आयरन नहीं रहेगा तो बोलो क्या हेमोग्लोबिन की कमी से होती है, तो बिल्कुल होती है, एचबी है। अगला अगर ये भी नहीं रहेगा तो क्या आरबीसी, रेड ब्लड सेल की कमी से होती है, बोलो हाँ। तो अगर इस सब से कुछ भी नहीं रहेगा कि एनीमिया बीमारी किसकी कमी से होती है, तो सिंपल से हम लोग क्या मार देंगे, इसमें आपको बता देंगे कि नहीं ब्लड की कमी से होता है ना। ब्लड नहीं रहेगा तो कहीं ना आरबीसी रहेगा, आरबीसी नहीं रहेगा तो क्या होगा, हेमोग्लोबिन रहेगा, हेमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, आयरन रहेगा। इन किसी में से या तो फिर चारों के चारों हो सकता है, ऑल ऑफ दिस में, तो उसमें लिख सकते हैं कि एनीमिया बीमारी किसकी कमी से होता है, तो चारों के चारों ऑप्शन भी रह सकता है, या तो फिर इसमें से कोई भी। जिसके शरीर में जितना ज़्यादा आपका आयरन होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि जो पुरुषों में जो होती है आयरन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा आता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसका शरीर भी देखोगे एकदम पूरा मजबूत स्ट्रॉन्ग रहता है, मारोगे तो तुम आप ही को लगेगा इतना मजबूत होता है। लेकिन महिलाओं में आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो उसका शरीर जो क्या होता है, कमजोर होता है, मतलब कमजोर कहने का मतलब सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आयरन मात्रा बढ़ाने के लिए फिर क्या करते हैं हम लोग, आयरन का गोली वगैरह लेके हम क्या करते हैं अपने शरीर के जो है प्लेट आपका आरबीसी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो आपको अगर शरीर को मजबूत बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें आयरन की मात्रा क्या ज्यादा हो, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का हम लोग क्या कहते हैं, बोलो लिकोसाइड। लिकोसाइड कहते हैं, और इसका आकार जो है, इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है, क्या होता है, अनिश्चित, नहीं इसका कोई निश्चित आकार नहीं। जैसे कि इसमें हम लोग गोल आकार का होता है, इसका कोई निश्चित नहीं आकार। अब देखो डब्ल्यूबीसी जो है उसमें आपका केंद्रक मिलेगा, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें केंद्रक नहीं था लेकिन इसमें केंद्रक मिलेगा, केंद्रक मिलेगा। अब केंद्रक है, अब इसमें रोगों से रक्षा करने का पहला काम है कि आपका डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा इसका वर्क है कि जितना भी अगर हमारे शरीर में रोग जो होता है, रोग का प्रतिरक्षा करने का काम, कहीं के रोकने का काम करता है। अगर कोई सिम्टम्स आ रहा है बाहर से, अगर वो हमारे बॉडी का जो है प्लेटलेट्स बहुत आपका डब्ल्यूबीसी कमजोर है तो आपको अटैक कर जाएगा, बहुत जल्दी आप क्या हो जाएंगे, बीमार कर जाएंगे। तो अगर मेरे पास डब्ल्यूबीसी स्ट्रांग है तो आपको बीमारी से बचाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करता है कौन, डब्ल्यूबीसी, और आपको बचा लेगा। इसलिए रोग से रक्षा करने का काम कौन करता है, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, श्वेत रक्त कणिका। अब यहाँ पर प्रकार देखिए कि अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी जो है वह आपको कितना टाइप का दिखेगा,
तो आपको दिखेगा 3 टाइप का, मेनली 5 टाइप का होता है, लेकिन अभी हम लोग के लिए फिलहाल के लिए 3 याद रखिएगा। एक एंटीबॉडी होता है, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। एंटीबॉडी जैसे मान लो कि कोई हमारी बीमारी हमारे शरीर में इंटर कर रहा है, तो एंटीबॉडी सिर्फ पहचान लेगा फटाक से कि कोई बीमारी अटैक किया है, ठीक है। एंटीबॉडी उसको पहचान लेगा और अब पहचान के किसको इन्फॉर्म कर देगा, लिम्फोसाइट को। तो लिम्फोसाइट देखो क्या बोल रहा है कि कोई जो है बाहर से कोई जो है परजीवी हमारे शरीर में घुस रहा है, कोई बाहर से कोई जर्म्स हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है, तो एंटीबॉडी पहचान लिया और उसको इन्फॉर्म कर दिया किसको, लिम्फोसाइट को। अब लिम्फोसाइट क्या एक्टिव हो जाएगा, उसको मारने के लिए, पूरा एक्टिव फाइटिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा। लिम्फोसाइट आपके शरीर में अगर WBC में आप चेक कराइएगा, अगर आपके पास लिम्फोसाइट स्ट्रॉन्ग है तो आपको प्रतिरक्षा करने का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। कहीं ना कहीं एंटीबॉडी और जैसे एक्टिव कर देगा लिम्फोसाइट, उस जर्म्स को क्या करेगा, पूरी तरह से खत्म कर देगा, मार देगा। अब मार देने के बाद इसके बाद मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट जैसे मारने के बाद भेज देता है किसको, मोनोसाइट के पास। मोनोसाइट उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है, वो वही मार के उसको पूरी तरह से उस जर्म को खत्म कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे WBC के में है वो कौन है, लिम्फोसाइट। इसको हम लोग T सेल के नाम से जानते हैं। ये आप यही जो है एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर ये एक्टिव नहीं है किसी बॉडी में, तो अगर मान लो किसी जर्म्स एंट्री कर दिया है, एंटीबॉडी उसको पहचान के तो इन्फॉर्मेशन कर रहा है कि जग जा तुम जल्दी से मार लो, लेकिन लिम्फोसाइट वहाँ एक्टिव है ही नहीं। अगर लिम्फोसाइट एक्टिव नहीं तो वो जर्म्स क्या होगा, वो एक्टिव हो जाएगा और हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मोनोसाइट कुछ करने वाला नहीं। ये जैसे ही मारे, ये अब उसको जैसे मारने की कोशिश करेगा, ऑलरेडी क्या होगा, ये काम नहीं करेगा, तो मोनोसाइट वो कुछ भी कर नहीं सकता है, ठीक है। आ गया था हम लोग। अब लास्ट जो हम लोग का है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होता है आपका, इसका आकार जो है आपका वो उत्तल लेंस जैसा, जिसे हम लोग कहते हैं उत्तल कॉन्केव जो होगा आपका इस टाइप का उत्तल दिखेगा, ठीक है। उत्तल लेंस जैसा आपको ये आपको दिखेगा। इसका केंद्रक जो होता है वो नहीं होता है ना। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, इसका आकार कैसा होगा, उत्तल लेंस। केंद्रक क्या होगा, नहीं पाया जाएगा। जबकि ये जो होता है आपको हम लोग को प्लेटलेट्स क्या देता है, शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। ये हम लोग को स्टिमना बनाता है, जिसे बोलते हैं घोड़ा का जो स्टिमना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं कहीं उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। वह शक्ति प्रदान करता है हमारे शरीर में। अगर स्टिमना बढ़ाना है या हमको एक एनर्जेटिकल हमेशा फिट रहना है, कहीं थकावटी, कोई इंसान देखोगे वो दिन भर काम करते हैं लेकिन वो थकता नहीं है, क्योंकि उसके कहीं न कहीं उसमें क्या है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा है मात्रा में, ठीक है। 10,000 से अबव जो रहता है प्लेटलेट्स, तो अच्छा माना जाता है। उसके बाद ये शक्ति प्रदान करता है आपको। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि अगर डेंगू बीमारी जो हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा प्लेटलेट लेवल बहुत ही कम हो जाता है, गिर जाता है, हम लोग ठीक से वर्क नहीं कर पाते हैं। कोई अगर शेड्यूल चल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगता है। तो उस समय डेंगू की बीमारी में और उसको उपचार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, गिलोय वगैरह देते हैं, गिलोय पिलाया जाता है, या तो फिर एलोवेरा का जूस पिलाते हैं, या अच्छे हम लोग क्या करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, फ्रूट्स देते हैं। या फिर सबसे बेहतर माना जाता है कि अगर कोई डेंगू बीमारी से ग्रसित है और उसको हम लोग जो बकरी का दूध पिला देते हैं, गॉट मिल्क पिला देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और प्लेटलेट्स की संख्या उसमें बढ़ने लगती है और डेंगू से वो छुटकारा पा जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्लेटलेट्स है। तो हमारे बॉडी के लिए ऐसा नहीं कि एक का तीनों को होना, RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास अगर RBC है, खून ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आपके पास आयरन की मात्रा ज़्यादा है, हेमोग्लोबिन ज़्यादा, अच्छे से फिट फाट रहोगे। अगर WBC कमज़ोर हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको बहुत बार झपकी आना स्टार्ट होगा, आपको पढ़ने का मन भी करता है तो आप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। प्लेटलेट्स की अगर कमी है तो प्लेटलेट्स की कमी तो शक्ति ही नहीं मिलेगा, स्टेमिना मिलेगा, आधा घंटा में आप बहुत कोशिश कर लिए पढ़ने, मन भी लग रहा है, हेमोग्लोबिन ठीक है, आपका मन बहुत लग गया, और WBC भी है, ठीक है कि हम लोग कोई बीमारी वगैरह नहीं है। लेकिन अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगा तो आप ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाइएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़िएगा, आप थक जाएंगे। इसलिए तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर स्टूडेंट लाइफ है, अगर आपके पास अगर अच्छे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप पहले डॉक्टर के पास जाइए और पहले आप तीनों का बढ़िया से चेक कराइए। आप फिट है तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन था किसके लिए, ब्लड को लेकर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई अलग टॉपिक लेके आए, चाहे ब्लड का ही एक वीडियो कर दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर दीजिए और जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में आपको हर चीज़ से संबंधित आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी, नॉलेजेबल चीज़ आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलती रहेगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।